नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ये जो आपका यूनिट है, यूनिट 1 का ये पार्ट 8वां है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो पहले आप जाके उन वीडियो को देखिए। उन वीडियो का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ईज़िली आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो जो होने वाली है वो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में होने वाली है। जो भी आपका दिल्ली सल्तनत जो काल था, जब आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश ये सब आया, तो उस टाइम पर क्या दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम यहाँ पे प्रॉपर्ली रूप से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो फास्ट आप जाके हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए। टेलीग्राम की लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप इजीली जो है नोट्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। यानी दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो फारसी और अरबी पर आधारित थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य था। उस टाइम पर क्या था कि इस्लामिक राज्य था, क्योंकि जितने भी वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश या जितने भी आपके वंश आए थे, ये सारे ही आपके अरब से आए थे। तो ये एक इस्लामिक राज्य था और इस्लामिक राज्य का आधार कुरान और शरीयत होता है। इस्लामिक जगत का प्रमुख खलीफा कहलाता है। राज्य और केंद्र का जो प्रमुख होता है, जो मेन हेड होता है, उसे हम सुल्तान कहते थे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केंद्र के बारे में और स्टेट के बारे में। देखिए, ये सपोज करो आपका एक केंद्र है, ठीक है? और ये जो आपका छोटे-छोटे जो स्टेट हैं, ये आपके इसके अंदर ही हैं। स्टेट को हम बेसिकली प्रांत भी कहते हैं। तो जो आपका स्टेट का जो मुखिया होता था, उसको भी हम सुल्तान कहते थे, और जो आपका ये प्रांत का जो मुखिया है, उसको भी हम सुल्तान ही कहते थे। इसके बाद जो है आपका वो है केंद्रीय प्रशासन। यानी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? केंद्रीय प्रशासन के बारे में। देखिए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रॉपर्ली यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय है, प्रांतीय है और स्थानीय है। प्रांतीय आपको पता है जो कि स्टेट लेवल पे आपका होता है, और स्थानीय में आप पढ़ेंगे नगर और गाँव के बारे में। लेकिन केंद्रीय प्रशासन आपका इतना बहुत ही लंबा टॉपिक है। इसमें आपके बेसिकली 2 डिपार्टमेंट थे, प्रमुख विभाग और अन्य विभाग। यानी अदर डिपार्टमेंट और आपका मेन डिपार्टमेंट। तो देखिए, हम यहाँ से पढ़ेंगे अपना केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, सुल्तान। सबसे पहले वहाँ पे कौन था? सुल्तान। सुल्तान राज्य और केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु होता था। पूर्ण रूप से निरंकुश, स्वच्छकारी एवं संप्रभु शासक होता था। संपूर्ण शक्तियाँ यानी पूरी की पूरी शक्तियाँ उसी के हाथ में होती थी। न्यायाधीश का अधिकार रखता था। इस प्रकार राज्य का शासन एक तंत्रीय है। एक तंत्र यानी एक आदमी के हाथ में होना, एक तंत्र यानी एक के हाथ में होना। तो वहाँ पे जो आपका शासन था, कैसा था? वहाँ पे एक तंत्रीय था, जिसमें सुल्तान की इच्छा ही प्रधान हुआ करती थी। किंतु सुल्तान की स्थिति पर उलेमा एवं अमीर वर्ग काफी प्रभाव डालते थे। यानी जो ये सुल्तान था, जैसे सपोज करो ये सुल्तान है, इसने कोई भी यहाँ पे नियम बनाया, तो कोई भी पर्सन वहाँ पर नियम का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन जो उलेमा और अमीर वर्ग थे, कौन थे? उलेमा और अमीर वर्ग, ये काफ़ी प्रभाव डालते थे। ये चाहें तो पूछ सकते थे कि आपने ऐसा नियम क्यों बनाया, या ये चीज़ ऐसा क्यों है तो क्यों है, इसका बेनिफिट क्या है, या जो भी है पूरी चीज़ें उनसे पूछ सकते थे। तो उलेमा एवं अमीर वर्ग 2 ही वर्ग वहाँ पे ऐसे थे, जो सुल्तान की स्थिति पर जो है काफ़ी प्रभाव यानी अपना इफ़ेक्ट डालते थे। ठीक है? अब यहाँ पे जो आपका अमीर वर्ग है, अमीर का मतलब ये नहीं है रिच। अमीर वर्ग का मतलब मैं फिर से बता रही हूँ, ये नहीं है कि रिच। अमीर एक टाइप की पोस्ट हुआ करती थी, पद हुआ करता था। देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा पढ़ेंगे अमीर और उलेमा के बारे में। अमीर जो है, प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। यानी ऐसे पद पर थे, वो ऐसी पोस्ट पर थे, बहुत ही प्रभावशाली पद पर थे, और उन्हीं व्यक्तियों को अमीर कहा जाता था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीरों का सत्ता में हस्तक्षेप बढ़ने लगा। उलेमा, उलेमा वर्ग जो था वो बेसिकली इस्लामी धर्म और शरीयत कानून से संबंधित कार्य करते थे। शासन पर इनका भी अत्यधिक प्रभाव रहता था। धार्मिक विषय पर सुल्तान को सलाह देना और न्याय करना।
यानी जब भी कोई सुल्तान कोई वो फैसला लेता था किसके रिगार्डिंग, धार्मिक विषय के रिगार्डिंग कोई फैसला लेना या कानून बनाना या मंदिर मस्जिद का निर्माण करना, तो उस कंडीशन में उलेमा जो वर्ग था वो सुल्तान को सलाह देते थे और न्याय करते थे। न्याय करना ये अलग पॉइंट होगा, आपका फोर्थ पॉइंट है न्याय करना। थोड़ा सा मंत्री परिषद के बारे में, तो देखिए मंत्री परिषद क्या होता है, आज के टाइम पे भी जो होता है ना कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको ही बेसिकली मंत्री परिषद कहते हैं। आपको पता होगा मंत्री परिषद क्या होता है। तो उस टाइम पर क्या था, मंत्री परिषद को उस टाइम पर मजलिस ए खलवत कहा जाता था। किसको? मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत। देखिए, सत्ता का प्रधान सुल्तान होता था। ये हमने पढ़ लिया कि जो सत्ता है, सत्ता का सुल्तान या पूरी सत्ता जो है सुल्तान के हाथ में होती थी। फिर भी विभिन्न विभागों के कार्य के कुशल संचालन हेतु उसे एक मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत कहा जाता था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर आपके पास सपोज करो ये आपका इतना बड़ा केंद्र है, तो आप इसको अकेले चला नहीं सकते। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आज के टाइम पर भी है। आपको पता होगा जैसे कि शिक्षा मंत्री होते हैं, अलग शिक्षा मंत्री है, रेल मंत्री है ना, और ये खाद्य मंत्री होते हैं, जल मंत्री होते हैं। तो इस टाइप से वहां पे अलग अलग मंत्री थे, अलग अलग डिपार्टमेंट था जो अलग अलग कार्य करता था। तो उस टाइम पर भी था और इस टाइम पर भी है। इस टाइम पर जो है नाम बहुत ईज़ी थे, लेकिन उस टाइम पर जो थे उनके नाम बहुत ही हार्ड थे। जैसे अभी ये देखो मजलिस ए खलवत, जिसको हम आज की डेट में मंत्री परिषद कहते हैं, उस डेट में मजलिस ए खलवत कहा जाता था। तो अभी आगे हम इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं पढ़ने वाले हैं। अभी देखो ये क्या है, मजलिस ए खास। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक हुआ करती थी। ये बेसिकली एक जगह का नाम है। जैसे पार्लियामेंट होता है ना, संसद भवन, तो संसद भवन एक नाम हो गया। संसद भवन में मीटिंग होती है लोकसभा की, राज्यसभा की। तो सेम चीज़ है, मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी, यानी मीटिंग होती थी, और यहाँ पर सुल्तान के कुछ खास लोगों को ही बुलाया जाता था या कुछ खास लोग को बुलाता था। उसके बाद है बार ए खास। बैर ए खास भी एक जगह है। बार ए खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मलिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। तो देखिए ये दोनों ही जगह है। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत यानी मंत्री परिषद की मीटिंग होती थी, और बार ए खास में सुल्तान सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता था, कुछ खास खास लोगों को, और उनके बीच में उनकी मीटिंग हुआ करती थी। इसके बाद है देखो बार ए आजम में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। जो भी राजकीय कार्य होते थे उसको पूरा कहाँ पे करता था? बार ए आजम में। तो ये भी एक टाइप की एक जगह का नाम है जहाँ पे ऐसे काम किए जाते थे, ठीक। यहाँ पर विद्वान मुल्ला काजी भी उपस्थित रहते थे, यानी विद्वान मुल्ला जो होते हैं या काजी जो होते हैं वो सभी यहाँ पे उपस्थित रहते थे, जब जहाँ पर राजकीय कार्य किए जाते थे, और राजकीय कार्य बार ए आजम आजम में किए जाते थे। तो बार ए आजम एक जगह का नाम है। उसके बाद है यहाँ पे वजीर की भूमिका, जिसको हम उस टाइम पर वजीर कहते थे, इस टाइम पर हम उनको प्रधानमंत्री कहते हैं, है ना। तो बेसिकली प्रधानमंत्री के जो अंडर में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में। और प्रधानमंत्री तो बेसिकली वहां पे बोलते नहीं थे, वहां पे बोला जाता था वजीर। तो अब हम पढ़ेंगे टोटली वजीर के बारे में। देखिए मंत्री परिषद में वजीर सर्व प्रमुख होता था। मान लो ये चार ये है, ये जो समूह हो गया ये हो गया मंत्री परिषद, और इसका जो हेड होता है, इनका जो हेड एक पर्सन होता है, इस हेड को ही हम क्या कहते थे? वजीर कहते थे। तो वजीर जो है वो मंत्री परिषद का हेड यानी सर्व प्रमुख होता था। उसके पास अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार होते थे, और वह अन्य मंत्रियों के कार्य पर नजर रखता था। यानी जो भी मंत्री कार्य कर रहे हैं, मान लो ये हेड हो गया जो कि वजीर है, इसके अंडर में 5-6 मंत्री आ गया, जो भी जितने भी मंत्री हैं पूरा मंत्री परिषद आ गया। अब जितने भी ये मंत्री हैं ए बी सी डी, ये जो भी काम कर रहे हैं इस पे पूरा ध्यान देना कि कौन काम कैसे कर रहा है, कोई सही कर रहा है, गलत कर रहा है, पूरा काम चेक करना, ठीक है। उसके बाद जो है वजीर, वजीर जो था वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता था वो राजस्व विभाग यानी एक कर का जो डिपार्टमेंट होता है ना, जहाँ से कर आता है जाता है, मतलब कर के बारे में पूरा लेखा जोखा तैयार करना कि कितना कर आया कितना गया। तो राजस्व जो विभाग है उसका प्रमुख था, कौन था? वजीर। वजीर यानी
प्रधानमंत्री, ठीक? उसे लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि की देखभाल करनी पड़ती थी। किसको करनी पड़ती थी? वज़ीर, वज़ीर यानी प्रधानमंत्री। वह प्रांतपतियों के राजस्व लेखा का निरीक्षण मतलब होता है एक टाइप से चेक करना या रिसर्च करना, है ना? तो निरीक्षण करता था तथा प्रांतपतियों से अतिरिक्त राजस्व की वसूली करता था। सुल्तान की अनुपस्थिति में उसे शासन का प्रबंध करना पड़ता था। यानी जब सुल्तान वहाँ पे नहीं होता था तो शासन कैसे चलेगा, क्या-क्या चीज़ें होनी है, क्या नहीं होनी है, तो वो सारे ही काम कौन देखता था? वज़ीर देखता था, ठीक है? यह जैसे कि आप अभी रुको, इसमें आप एक एग्ज़ाम्पल समझो। जैसे आप हैं, आपकी क्लास में क्या होता है? मॉनिटर होता है, आपने सुना होगा मॉनिटर के बारे में। ये मैम टीचर है, क्लास की टीचर टीचर जब नहीं होती है तो पूरा हैंडल कौन करता है? क्लास को मॉनिटर करता है। तो इसी टाइप से जो टीचर है वो सुल्तान हो गई, ठीक? और जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर आपके हो गए वज़ीर यानी प्रधानमंत्री। उसके बाद देखो ये दीवान-ए-विरासत, दीवान-ए-इमारत, दीवान-ए-अमीर को ही विभाग के मंत्रियों का प्रमुख होता था। जो दीवान-ए-विरासत है, ये राजस्व विभाग को हम दीवान-ए-विरासत कहते थे। लोक निर्माण विभाग को हम दीवान-ए-इमारत कहते थे और कृषि विभाग को जो है दीवान-ए-अमीर को ही कहते थे। तो इन सब विभाग के जो मंत्री है ना, मंत्रियों का प्रमुख कौन होता था? वज़ीर, वज़ीर यानी प्रधानमंत्री। जैसे सपोज़ करो ये आपका एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ठीक है? ये आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपके बहुत सारे लोग हैं, ये सारे मंत्री हैं जो आपका एग्रीकल्चर को देखते हैं। अब इन सब का हेड कौन है? इन सब का हेड जो है वो आपका वज़ीर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे बात करेंगे नायब वज़ीर के बारे में। जो नायब वज़ीर होता था वो वज़ीर का सहयोगी होता था, यानी प्रधानमंत्री का सहयोगी होता था तथा वज़ीर की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन इसके द्वारा ही किया जाता था। यानी कभी अगर वज़ीर नहीं होता था, तो वज़ीर के सारे जो कार्य हैं वो नायब वज़ीर देखता था। जैसे आप एग्ज़ाम्पल समझो, अभी अपनी क्लास का ही समझो। जैसे कि टीचर वग़ैरह होती हैं, जैसे सपोज़ करो ये आपकी टीचर हैं। अब जो आपकी टीचर हैं वो हो गई आपकी वज़ीर यानी प्रधानमंत्री और जो मॉनिटर है वो हो गया आपका नायब वज़ीर यानी उनके अंडर में, उनके साथ काम करना। जो साथ है एक्चुअली में जो साथ देता है ना सहयोगी, आपको पता होगा अगर आपके यहाँ पे कोई एमएलए वग़ैरह होगा तो आप देखते होंगे उनके आस-पास जो हैं लोग रहते हैं, है ना? तो बेसिकली वो कौन होता है? उनके सहयोगी होते हैं। जिसे ईज़ी लैंग्वेज में मेबी चमचे वग़ैरह कहा जाता है। कि ये इनके चमचे हैं ऐसे इस टाइप से। तो नायब वज़ीर जो है उसका सहयोगी होता था, उसके काम में साथ देता था और अगर वज़ीर कभी एब्सेंट होता था तो एब्सेंट में नायब वज़ीर ही सारे कार्य करता था। उसके बाद है मुसारिफ़ ए मुमालिक। मुसाफ़िर ए मुमालिक कौन थे? महालेखाकार। अब महालेखाकार का कार्य क्या होता था? प्रांतों एवं अन्य विभाग से प्राप्त होने वाली आय एवं उसके व्यय का लेखा-जोखा रखने का दायित्व मुसारिफ-ए-मुमालिक का होता था। नाज़िर इसका सहायक होता था। जो ये है जो मुसारिफ-ए-मुमालिक, इसका कार्य क्या होता था? जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह हो गया, स्टेट से हो गया या किसी भी अदर डिपार्टमेंट से कोई कर वगैरह आ रहा है या कोई भी आय आ रही है, इनकम आ रही है, तो उस इनकम का आना और जाना मतलब वो इनकम आई कहाँ से और खर्च कहाँ-कहाँ पर हुई, उसका पूरा लेखा-जोखा तैयार करता था। कौन करता था? मुसारिफ-ए-मुमालिक। इसको जो है महालेखाकार भी कहते थे। और जो नाज़िर था, नाज़िर इसका सहयोगी होता था, यानी इसका मतलब हेल्प करता था। कोई भी काम में, हर किसी काम में जो है नाज़िर जो है मुमालिक की हेल्प करता था। उसके बाद है हमारा मुस्तौफ़ी-ए-मुमालिक। मुस्तौफ़ी-ए-मुमालिक जो है वो महालेख परीक्षक होता था। यानी मुशारिफ द्वारा तैयार किए गया लेखा-जोखा की जाँच करने के लिए मुमालिक पद की व्यवस्था थी। कभी-कभी यह मुसारिफ की तरह आय-व्यय का निरीक्षण भी करता था। यानी जो ये वाला डिपार्टमेंट था, इनका जो ये डिपार्टमेंट था, कभी-कभार ये डिपार्टमेंट सेम इसके जैसे कार्य करता था। जो ये कार्य ये कर रहा है ना, वो कार्य मतलब ये जो है ना, कभी-कभार सेम इनके जैसे कार्य करता था। सेम कार्य जो इसका होगा, वो इसका ही होगा और अदरवाइज़ जो इसने कार्य करके दिए हैं, जिसने कार्य करके दिए हैं, इसको ये चेक करता था। चेक करके सुल्तान को बताता था कि हाँ, जो ये कार्य है बिल्कुल
सटीक है, मतलब बिल्कुल सही इन्होंने किया है। आय जो है वो यहीं से आई, मतलब कोई घपला वगैरह ना कर ले कि आय आपके पास ₹5 हैं, खर्च ₹4 हुए, 4 हुए तो आपने 5 लिख दिए। तो ये जो होता है ना घपलाबाजी करना, तो ये पूरा जो है मुस्तौफी इसके ऊपर नज़र रखता था और इसके कार्य को दोबारा से चेक करता था, रीचेक करता था, ठीक? उसके बाद है खज़ीन। खज़ीन जो है ये कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था और ये है दीवान-ए-वक़ूफ़। दीवान-ए-वक़ूफ़ के बारे में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का प्रमुख कार्य व्यय की कागजात की देखभाल करना होता था। यानी जितना भी खर्चे हुए हैं, व्यय हुआ है ना? उस सब की जो कागजात होते हैं ना, डॉक्यूमेंट वगैरह, उसकी देख रेख करना होता था, बस उसको संभाल के रखना। जैसे कोई फाइल वगैरह होती है उसको संभाल के रखना। जब सुल्तान मांगे कि ये फाइल चाहिए, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, कागजात चाहिए, तो वो कागजात उनको लाके देना, इतना ही काम था इनका दीवाने वकूफ का। उसके बाद है दीवाने मुस्तखराज। ये तो वन विभाग से संबंधित थे। जो आपके ये थे दीवाने मुस्तखराज, ये वन विभाग यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, इससे संबंधित थे। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसका कार्य अतिरिक्त मात्रा में कर, यहाँ पे कर आएगा, अतिरिक्त मात्रा में कर वसूल किए गए कर का हिसाब रखना होता था। यानी जो भी कर उनसे लिया गया है किसी भी पर्सन से, है ना? तो उसके पूरा उसका हिसाब किताब रखना। किसका काम था? दीवाने मुस्तखराज का। इसके बाद है दीवाने आमिर कोही। दीवाने आमिर कोही आपको पता ही है, जो दीवाने आमिर कोही है, ये आपका कृषि विभाग से संबंधित था। यानी भूमि को खेती योग्य बनाना इसका काम था। ये जो है इसको इसकी स्थापना किसने करी? मोहम्मद तुगलक। ये थोड़ा गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ मोहम्मद तुगलक आएगा। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखरेख करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना। कोई अगर बंजर भूमि बनी है तो उस भूमि को सही करना, खेती योग्य बनाना। और जो है उपयुक्त समस्त विभाग विजारत विभाग से नियंत्रित होते थे। दीवाने विजारत वजीर का कार्यालय होता था। यानी दीवाने विजारत जो है एक टाइप की जगह थी, जो एक टाइप का होता है ना कार्यालय, जो आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं उसको कार्यालय कहते हैं। तो एक टाइप का वहाँ पे एक इस टाइप का ऑफिस था दीवाने विजारत। किसके लिए था? वजीर के लिए था। उसके बाद हम बात करेंगे दीवाने आरिज के बारे में। दीवाने आरिज, दीवान ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। कौन? आरिज ए मुमालिक, किसका? सैन्य विभाग का। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया, हलिया हो गया, हुलिया आएगा, हुलिया रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना एवं सेना की साज सज्जा की व्यवस्था करना होता था। आरिज ए मुमालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व जो है वो बढ़ गया था। उसके बाद है दीवाने इंसा। यह विभाग दबीर ए मुमालिक के अंतर्गत था। यानी जो दबीर ए मुमालिक था, दबीर ए मुमालिक के अंतर्गत ये दीवान ए इंशा आता था। मतलब इसके अंतर्गत था, यानी दीवान ए मुमालिक के अंडर में था ये दीवान ए इंशा। शाही पत्र व्यवहार के लिए कार्य का भार इस विभाग द्वारा किया जाता था। यानी कभी राजा के घर में शादी हो गई, सुल्तान के घर में, तो जो भी शाही पत्र व्यवहार का कार्य था वो दीवान ए इंशा ही करता था। यह सुल्तान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसविदा तैयार करता था। सभी राजकीय अभिलेख इसी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते थे। दबीर एवं लेखक इसके सहयोगी होते थे। फिरोज शाह तुगलक के समय इसका स्तर मंत्री का नहीं रह गया। मिनहाज उस सिराज इस विभाग को दीवाने अशरफ कहकर संबोधित करता था। इस विभाग का कार्य अत्यंत गोपनीय, यानी बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता था, किसी को पता नहीं लग पाता था, बहुत ज्यादा। जैसे सपोज करो कि राजा ने कोई भी नीति बनाई है ना, तो नीति डायरेक्टली जो सुल्तान है डायरेक्टली तो जनता को बताएगा नहीं। जो जब वो नीति बनाएगा तो उसको पहले एक कागज पे लिखवाता है ना? तो वो कागज पे लिखाने का काम किसका था? दीवाने इंशा ये काम करती थी।
और ये इस टाइप मतलब कैसे करती थी, गोपनीय। जैसे एक टाइप का होता है ना कि आपके पेपर वगैरह बनते हैं जहाँ पर, है ना? तो वो डिपार्टमेंट एक अलग होता है, तो वो एक डिपार्टमेंट जो है आपका गोपनीय होता है, सिक्योर होता है, किसी को उसके बारे में नहीं पता होता कि पेपर आपके कहाँ बन रहे हैं, है ना? पेपर में क्या आएगा? तो इस टाइप से ही होता था ये जो है डिपार्टमेंट। उसके बाद जो 4th डिपार्टमेंट था वो था दीवाने रसालत। दीवाने रसालत में क्या था देखो, इस विभाग के कार्यों में विवाद है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह विभाग विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशों को भेजे जाने वाले एवं विदेश से आने वाले राजदूतों की देखभाल करता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह धर्म विभाग से संबंधित था। खिलजी वंश के सुल्तान स्वयं इस विभाग का कार्य देखते थे। इसके लिए किसी अमीर की नियुक्ति खिलजी काल में नहीं की गई। उसके बाद है ये जो मंत्री हमने अभी तक पढ़े, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त भी काफी सारे मंत्री थे, काफी सारे डिपार्टमेंट थे। अब हम वन बाय वन थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला है आपका दीवाने बरीद। तो बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अधीन गुप्तचर संदेहवाहक एवं डाक चौकियां होती थी। सेकंड है दीवाने रिशायत। दीवानी रिशायत जो है आपका बाजार नियंत्रण, जो मैंने बताया था आपको, बाजार नियंत्रण जो विभाग बनाया था वही था दीवाने रिशायत। उसके बाद आपका दीवान है अमीर कोही, जो कि आपका कृषि से संबंधित था, कृषि के विकास से संबंधित था। उसके बाद है आपका दीवान है मुस्त खराज। दीवान मुस्त खराज का जो कार्य था वो कार्य था बकाया राजस्व कर, जो आपका राजस्व कर जो बचा हुआ है उसको वसूलना। उसके अतिरिक्त जो इसकी स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। दीवान नजर, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। इसका कार्य था उपहार वितरित यानी उपहार बांटना, गिफ्ट को बांटना। उसके बाद है बारबक, यह दरबार की शानो शौकत एवं रस्मों की देखरेख करता था। फिर है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब ये सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था। इसके अतिरिक्त यह दरबारी शिष्टाचारों के लिए उत्तरदायी था। यानी कोई सुल्तान है, मान लो ये सुल्तान है, कोई भी पर्सन इससे मिलने आ रहा है तो उसको देखना कि मतलब उसके यहाँ पे कोई बम वगैरह तो नहीं है या सुल्तान की हत्या करने तो नहीं आ रहा है। मतलब जांच पड़ताल करना। जैसे हम अभी मेट्रो में जाते हैं तो हमारी भी एक टाइप से जांच पड़ताल होती है ना, हमारे बैग की, हमारी भी। तो उस टाइप से इसका यही काम था, जो भी मिलने आता था सुल्तान से उसकी जांच पड़ताल करता था। उसके बाद है आमिर ए शिकार। यह जो है वो सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करता था। उसके बाद है अमीर ए मजलिस, यह शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंध यानी मैनेजमेंट करता था। उसके बाद है सर ए जादार, यह सुल्तान के अंग रक्षकों का अधिकारी होता है। उसके बाद है आमिर ए आखर, यह अश्वशाला, जो आपका घोड़े वाला जो घर होता है ना, अश्वशाला जो जहाँ पे बहुत सारे घोड़े रहते हैं, उसका अध्यक्ष होता था। उसके बाद है सहाना ए पिल, यह हस्तिशाला का अध्यक्ष होता था। और दीवाने इस्तिहक, ये पेंशन विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है दीवाने खैरात, ये दान विभाग से संबंधित थे, दान वगैरह देना। और उसके बाद है दीवाने बंदगान, ये दास विभाग से संबंधित थे। उसके बाद है मुत शरीफ, ये जो है आपका कारखानों का प्रमुख होता था, यानी कारखानों से संबंध रखता था। छोटा सा पॉइंट जो आपका रह गया है वो है दीवाने इस्तिहाक, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान। इन तीनों ही विभाग की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। तो आज के वीडियो में मात्र इतना ही। मैंने आपको ओनली अभी केंद्रीय के बारे में बताया है, केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अभी जो आपका यहाँ पे रह गया है वो आपका रह गया है प्रांतीय, और जो आपका एक नगर वाला था वो। इसके अलावा आप थोड़ा सा इसमें ये भी पढ़ेंगे कि उनकी न्याय व्यवस्था कैसी थी। राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ोगे कि राजस्व कहाँ-कहाँ से उनको कर मिलता था, कहाँ-कहाँ वो उस कर का खर्च करते थे। तो ये कुछ पॉइंट जो हैं आपके रह गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके ये तीनों ही कवर हो जाएँगे। बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपका पार्ट 10 होगा, उसमें आपका चैप्टर जो है फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्ली अक्तादारी जो प्रथा थी, है ना? आपको पता होगा अक्तादारी प्रथा जो थी उसके बारे में प्रॉपर्ली कि किसने स्टार्टिंग करी, मॉडिफाई बीच में किसने किया, कब किया और क्यों किया, उसके लाभ के बारे में, लक्षण के बारे में और हानि के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आपके पार्ट 10 में पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 8 था। और पार्ट 9 में जो जो मैंने आपको बताया है न्याय व्यवस्था
और जो आपका रह गया है प्रांतीय व्यवस्था के बारे में कि प्रांत व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था। तो पार्ट 9 में हम वो चीज़ पढ़ेंगे, पार्ट 10 में मैंने आपको बता ही दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही था आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कहीं न कहीं मैंने अगर आपकी हेल्प की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।